पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, कुछ यूट्यूब चैनल उनके बंद किए गए हैं पाकिस्तान वालों के, और पाकिस्तान के लोग जितने इंडिया में रह रहे थे उनको वापस पाकिस्तान भेजने का ऑर्डर निकाला गया है। बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। इसी क्रम में कुछ जो रोक लगाई है पाकिस्तान पर, जैसे पानी रोक दिया है, उसी तरह जो पाकिस्तान है वो भी हमारी तरफ अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मतलब कई बार उसने सीज फायर कर दिया है। जो बॉर्डर पर सीज फायर होता है उसका उल्लंघन किया है, किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। तो इसी तरह से कुछ केसेस या छोटी छोटी छुटपुट घटनाएं आ रही हैं जिससे दोनों देशों में तनाव पैदा हो रहा है और अब स्थिति बन रही है युद्ध की। तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है, दोनों देश लड़ते हैं, तो किस देश का कितना होगा नुकसान, या कौन से देश किस देश का साथ देंगे? हमारे साथ यानी भारत के साथ कितने देश आएंगे हमारा साथ देने के लिए, पाकिस्तान के साथ कितने देश जाएंगे? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि जैसी सिचुएशन है हमारे आसपास पड़ोसियों की, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, कौन किधर जा सकता है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत के साथ सिर्फ एक देश होगा, बाकी जो पड़ोसी देश हैं जिनमें से 3-4 देशों ने कह भी दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो इसी मुद्दे को जितना अब तक हुआ है, जो भी हो रहा है, उसके हम आइडिया लगाते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत की पावर या भारत के साथ कितने देश हैं, और भारत के साथ आने वाले देशों के अलावा जितने देश पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं वो कौन कौन है। तो इस पे तो हम चर्चा करेंगे आज के भारत के साथ कितने देश हैं, पाकिस्तान के साथ कितने देश हैं, और इसमें आप लोग भी अपनी राय देना कि क्या ये बात बिल्कुल सही है, भारत के साथ आने वाले और पाकिस्तान के साथ जाने वाले देश हैं। अगर आपको लगता है बाद में कि वीडियो ठीक है और इस तरह से एक वीडियो और आनी चाहिए किस पर, कि भारत के पास कितनी पावर है और पाकिस्तान के पास कितनी, यानी कि हमारे पास कितने हथियार हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं, अगर हम हमला करेंगे तो पाकिस्तान कितनी देर टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी क्या है, अपने एटम बम या परमाणु हथियारों पर इतराता है और वो बार बार हमको गीदड़ भभकी देता है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ 3 देशों ने हाथ मिला लिया है। अगर युद्ध की स्थिति होगी तो उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे समर्थन। अगर लड़ाई होती है तो उन्होंने पाकिस्तान को समर्थन देने की बात की है। तो जो भारत के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल के अलावा शायद हमारे साथ कोई देश ना आए। मतलब इजराइल ही एकमात्र देश है जो भारत के साथ आएगा, बाकी देश नहीं आएंगे। भारत के साथ कोई भी खुलकर नहीं आएगा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो अमेरिका है, अमेरिका की पहले से पॉलिसी रही है, वो 2 देशों में आग लगातार दूर खड़ा होकर फिर हाथ सेंकता है। जैसे उसने रशिया और यूक्रेन के मामले में किया था, यूक्रेन को बोला था कि युद्ध में कूद जा, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे ही अंदाज ये भी लगाया जा रहा है कि मानने को या कहने को तो वो अमेरिका भारत का दोस्त है, लेकिन वो कहां जा सकता है, वो दूर खड़ा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ना इधर ना इधर, हो सकता है कि पाकिस्तान को हथियार दे दे गुपचुप तरीके से। तो ये अमेरिका की पॉलिसी रही है, कह सकते हैं आप, वो हमेशा धोखा देता है। तो हमको अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चाइना हमारा दुश्मन है ही, इधर बांग्लादेश हमको आग दिखा रहा है, उधर म्यांमार भी जो चाइना के अंडर में चला जा रहा है, श्रीलंका तक चाइना पहुंच गया है। तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनमें से बहुत कम चांस है कि भारत के पास कोई आए, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। और इजराइल जो दूर बैठा है वो हमारे साथ आ सकता है, बस बाकी आसपास का कोई भी देश नहीं आएगा। तुर्की भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जो कश्मीर वाला मुद्दा है उस पर जब भी इंटरनेशनली बात होगी तुर्की उसकी तरफ चला जाता है। उधर अजरबैजान है, उसने घोषणा कर दी है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो क्या सिचुएशन बनेगी अगर लड़ाई हो जाए तो? अमेरिका जो और यूरोपीय देश हैं वो भी कन्नी काट रहे हैं, जो कि अमेरिका की पहले से आदत रही है, इसकी पहचान है। ये हमेशा युद्ध में कुदाएगा, लोगों को उकसाएगा, देशों को, और फिर पीछे से खड़ा हो जाएगा। जबकि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की डिलीवरी भी की है। अभी चीन के बारे में आपने सुना होगा, चीन ने पाकिस्तान को हथियार देना स्टार्ट कर दिए, मिसाइल देना स्टार्ट कर दिए। वहीं पर तुर्की उसको पहले से हथियार प्रोवाइड कराता रहता है। जो पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद आशंका है कि भारत और पाकिस्तान जंग में उलझ सकते हैं। तो ये सब न्यूज है, इस पर हम चर्चा करेंगे, डीप थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे, क्या क्या सिचुएशन है। दुश्मन ने मिलाया, 3 दुश्मनों ने मिलाया पाकिस्तान के साथ हाथ, ये न्यूज है एनवीटी की, और बाकी और भी न्यूज है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बेस्ट ऑफर 17,999 का, अब तक का सबसे सस्ता ऑफर है। इसमें आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा, और आज तक ऐसा मौका नहीं आया। 48 घंटे आपको अभी भी मिले हुए हैं, यानी कि 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके इसको खरीद लीजिए। जैसा कि आपको पता है, अलग अलग तरह के बैचेज अनअकैडमी आपको देता है, सब्सक्रिप्शन देता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है, एक बैच नहीं मिलता। तो जिस टीचर से आपको पढ़ना हो, जो बैच पढ़ना हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंजिल बैच स्टार्ट हुआ है 26 के लिए, 6 मई से हो रहा है, और आगाज बैच 7 मई से स्टार्ट हो रहा है।
ये फाउंडेशन 27 के लिए है और नीव 28 के लिए ये भी 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। प्रारंभ है 6 मई से और संभव बैच है ये भी 7 मई से। इग्नाइट बैच है 6 मई से। इनको कोई सा भी बैच जो आपको सूटेबल हो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि आप सबको पता है अनअकैडमी ने इस बार टॉपर्स दिए हैं बहुत सारे और 75 प्लस सिलेक्शन डायरेक्ट प्लस के कोर्स से हुए हैं, तो आप भी अपना नाम इस लिस्ट में ला सकते हैं। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो अनअकैडमी के सिलेक्शन हुए हैं 350 से ज्यादा, लेकिन सिर्फ प्लस कोर्स से जो ओनली प्लस कोर्स पढ़ रहे थे उसमें 75 से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। टॉप 10 में 4 सिलेक्शन है, टॉप 50 में 15 और टॉप 100 में 31 सिलेक्शन है। जैसे कि शक्ति दुबे आपको पता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की हिस्सा थी और इनके अलावा और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं। जो मंजिल प्रोग्राम अभी हुआ अनअकैडमी का, वहां आप लोगों ने सबने देखा होगा, सब टॉपर्स वहां पे आए थे। जैसे इन्होंने प्लस पर इतना पढ़ा था, ये आदित्य अग्रवाल है 9th रैंक पर, 41 पर डॉक्टर सचिन है, 127 सलोनी। इसी तरह से इन लोगों ने प्लस में अपनी क्लासेस ली थी, कितने टेस्ट वगैरह दिए थे ये सारे यहाँ पर हैं। तो इन टेस्ट और प्लस की क्लास ने इनके सिलेक्शन में काफी रोल अदा किया। आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको एक कोर्स लेना है तो कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा PAUPSC। इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 तारीख लास्ट है, जाके लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक में जाके क्लिक करेंगे तो ये कोड आपको लगा लगाया मिल जाएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश कौन कौन हैं? जो खुल के समर्थन कर रहे हैं वो चीन, तुर्की और अजरबैजान है। चीन ने तो कह भी दिया है कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर अगर बात आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। जैसा कि आपको पता है गलवान वैली वगैरह में या भारत में एंट्री करता रहता है, आप कह सकते हैं कि भारत की जमीन को हड़पने की कोशिश करता रहता है चीन, और काफी अंदर तक ये रिपोर्ट्स आती हैं कि आ भी गया, घुस भी गया। तो ये चीन का दुश्मन, चीन जो है भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान का दोस्त है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इधर पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो वो उधर उसकी दोस्ती उससे बढ़ जाती है। तुर्की जो इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है पहले से, उसको हथियार देता रहता है। अजरबैजान ने भी हेल्प करने की, क्योंकि तुर्की वगैरह अजरबैजान की हेल्प करते हैं, तो इसने भी पाकिस्तान की हेल्प करने की बात कह दी है। इधर आप देखेंगे ये अजरबैजान है, यहां पर तुर्की है, ये अर्मीनिया है, ये सब अजरबैजान वाला एरिया। ये जो नखचिवन है ये अजरबैजान के हिस्से में आता है, ये सब अजरबैजान का हिस्सा है। तो इधर ऊपर रूस पहुंच जाता है हमारा, यहाँ पर ईरान है। इन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करने की बात की है। तुर्की का मैप है, यहाँ पर आप देखेंगे चाइना। तो अगर मैं इस वाले मैप में देखूं तो अफगानिस्तान के साथ फिर भी हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन अगर दिमाग में उनके इस्लामिक वाली बात आ गई तो वो हो सकता है पाकिस्तान के साथ चले जाएं या न्यूट्रल रह जाएं। तो अफगानिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उनके पास वैसे भी उतने हथियार नहीं, वो दूसरों से खरीदते हैं। इधर नेपाल भी हमको आंख दिखाता है, इधर चाइना तो पूरी तरह से दुश्मनी पे है। इधर अगर हम नीचे श्रीलंका को देखेंगे तो श्रीलंका में भी चाइना का दबाव है। म्यांमार, बांग्लादेश ये भी दुश्मन है भारत के। एक तरह से खुले दुश्मन नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली चाइना को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सब जगह पर किसका होल्ड है? चाइना का होल्ड है। और फिर भी जो पाकिस्तान है उसको सह देता अमेरिका भी, तो अमेरिका भी भारत के साथ आने की उम्मीद नहीं है, ये भी जा सकता है पाकिस्तान के साथ। तो कौन किसके साथ होगा ये बात करेंगे। पहलगांव 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपको पता है भारत और पाकिस्तान में युद्ध की आशंका हो गई है। तो इस हमले को लेकर जहां ईरान और सऊदी अरब ने तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों से, जो इनके नेता हैं उनसे बात की है, तो ईरान और सऊदी अरब कह रहा है भाई आपस में मिल बैठ के बात कर लो, सोल्व कर लो इसको। लेकिन चीन और तुर्की जो हैं ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को घातक हथियार पहुंचाएंगे, मुहैया करवाएंगे, यानी कि कुछ करवा भी चुके हैं। इस्लामाबाद में हथियार पहुंचाने के अलावा चीन ने संडे को पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि पाकिस्तान के लिए चाइना कह रहा है अगर उसकी संप्रभुता पे बात आएगी, उसकी डिग्निटी पे बात आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। चाइना ने खुला साथ दे दिया एक तरह से। चीनी सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में नहीं है। मतलब लड़ाई मत करो, संघर्ष मत करो, आपके मौलिक हित नहीं है, ना ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल है। क्योंकि अगर दोनों देश लड़ेंगे और ऐसी सिचुएशन बन गई कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल होने लग गया तो पूरे आसपास के देश भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। उम्मीद है दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, शांति रखेंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे और इस स्थिति को शांत करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान तब से ज्यादा बोखला गया जब से हमने उसका पानी रोका है। जो सिंधु नदी है उसके जो बने हुए डैम वगैरह हैं या वहां पर जो फ्लो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों को मिलता है। तो सिंधु जल समझौता था, उसकी वजह से वो बौखला गया और उसके जो यूट्यूब चैनल बंद हुए हैं उनसे बौखला गया है।
और जो भारत में रह रहे पाकिस्तानी हैं उनके विदेशी मतलब वापस भेजने की वजह से बौखला गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो इसाक डार है भारत की एक तरफा और अवैध कार्यवाही है उनके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ उनके निराधार प्रचार को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि अवैध कार्यवाही है भारत की। वहीं अब पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने दावा किया है कि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की है। तो चाइना, अजरबैजान आ गया और अब भारत के साथ आइडिया लगाया जा रहा है कि सिर्फ कौन है, इजराइल है। पाकिस्तान को 3 देशों की समर्थन की वजह क्या है, क्या वजह है, क्या इसका पक्ष है? जो चीन और तुर्की है और अजरबैजान, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं। चीन हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा से रहते हैं और इन्हीं तीनों के जो देश हैं उनके साथ आने और इस्लामाबाद का समर्थन करना कोई हैरानी की बात है नहीं। चीन, तुर्की और ये जो तीनों देश हैं अजरबैजान, ये पाकिस्तान के साथ पहले से ही रहते हैं, अपने अपने हित हैं इनके, तो ये कोई नई बात नहीं है। अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ जंग में हथियार मुहैया कराते हैं, तो अजरबैजान की हेल्प करते हैं पाकिस्तान और तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ। इस वजह से ये दोनों उसके साथ आ गए। जबकि अजरबैजान भारत से हथियार खरीदता है, अजरबैजान भारत से भी हथियार खरीदता है, लेकिन उधर से भी हथियार मिलते हैं इसको। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपीईसी के तहत चीन ने पाकिस्तान में कर रखा है अरबों डॉलर का निवेश, तो इसकी एक वजह यह भी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किसका है? चाइना का, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर बंदरगाह वगैरह। तो अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो वहां पर बंदरगाह वगैरह बन रहा है, तो भारत उनको नष्ट कर सकता है। तो अगर वो नष्ट होगा तो चाइना का पैसा खराब होगा, इसलिए चाइना उसकी हेल्प कर रहा है। चीन को डर है कि युद्ध अगर होता है तो भारत चीन के बनाए गए बंदरगाहों पर हमला कर सकता है। भारत ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में भेज दिया है। तो अरब सागर में हमारा कैरियर लॉन्च हो चुका है अरब सागर में, जो ग्वादर बंदरगाह के लिए खतरा बन सकता है। तो चाइना की नजर अपने बंदरगाह पर है, अपने इन्वेस्टमेंट पर है कि अगर ये खराब हो गया तो हमारा अरबों रुपए डूब जाएगा। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी इमरजेंसी हालत में पहुंचाई दी हैं। यानी कि ऐसी हालत में जब दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बन रही है तो चाइना को PL-15 मिसाइलें भेजने का क्या मैसेज है, क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब चाइना पाकिस्तान के लिए हथियार पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। क्या है सीपीईसी? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। ये चीन के जिजियांग क्षेत्र से और पाकिस्तान का जो ग्वादर वाला एरिया है वहां से ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है और एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य है व्यापार और संपर्क में सुधार करना। तो पाकिस्तान और चाइना के व्यापार और संपर्क में सुधार करने के लिए सीपीईसी बनाया गया था और इसका जो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसका एक प्रमुख घटक है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, इसको आप जरूर पढ़ना, इससे सवाल बन सकता है। सीपीईसी का उद्देश्य है पाकिस्तान की परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, यानी कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको मॉडर्नाइजेशन करना, माल और ऊर्जा की आवाजाही को सुनिश्चित करना, विशेष रूप से मलक्का जलद मरुस्थल और दक्षिण चीन सागर को बाईपास करना। यानी कि दक्षिण चीन सागर में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए चाइना इसको कर रहा है पाकिस्तान में। ये आप कहेंगे ये सीपीईसी वाला जो रूट है ये आप इसको मान सकते हैं। तो पाकिस्तान के ग्वादर से यहां पर जो एरिया है चाइना का, यहां से इसको जोड़ता है, तो इस वाले रूट की बात ये हो रही है। सीपीसी पर भारत की चिंताएं भी हैं, जैसे भारतीय विश्व मामलों की परिषद, इसने सीपीसी के मामले में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से गिलगिट और जो बल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले इलाके में। तो गिलगिट वाला जो एरिया है वो एरिया है पीओके वाला, जहां पर भारत और जो चाइना पाकिस्तान है ये अपने मतलब मार्ग अपना बताते हैं। जिस क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना दावा करते हैं, भारत भी अपना दावा करता है, पाकिस्तान भी अपना दावा करता है, पीओके वाला जो एरिया है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला। भारत ने इस परियोजना से चीन को सामरिक और सैन्य लाभ मिलने की संभावना पर भी चिंता व्यक्त की है, यानी कि इसका प्रॉफिट होगा किसको? चाइना को। सीपीसी कार्यान्वयन से संबंधित पारदर्शिता और पर्यावरण मानक भी भारत के लिए चिंता का विषय है। जब कहीं पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो वहां पर पर्यावरण को भी नुकसान होता है, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, पहाड़ियां तोड़ी जाएंगी, उनको बम से उड़ाया जाएगा, तो भारत को उससे भी नुकसान है, भारत को खतरा है इससे। यह है पूरा मार्ग आपका कासगढ़ से इस तरह से चलता है, ये पीओके से गुजरता है होके, और ये पीओके वाला एरिया जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये वो पीओके वाला एरिया जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना कब्जा बताते हैं, और ये यहां से गुजर के इस तरह से यहां तक पहुंचेगा और ये बंदरगाह तक पहुंचेगा ग्वादर वाले। तो ये भारत के जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा रखा पीओके वाला एरिया, वहां से गुजरने की वजह से भारत भी इसको नाराज है। जबकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि तुर्की ने 6 एयरक्राफ्ट हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान को कर दी है।
तुर्की ने भी कर दी है, चाइना ने भी कर दी है, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद में और 1 एयरक्राफ्ट कराची में तैनात कर दिया है। तो उधर पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की इस्लाम की बुनियाद पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता, चाहे हमारे कश्मीर वाले मुद्दे पर, और तुर्की पाकिस्तान को हथियार बेचता है। पाकिस्तान ने तुर्की से मिलजेम, जो मिलजेम क्लास के युद्धपोत हैं, वो खरीद लिए हैं। पाकिस्तान ने इससे खरीद लिए। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का साथ देता है, और तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं। यानी कि जब भी यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठता है, ये पाकिस्तान के साथ होते हैं और इसका भारत कड़ा विरोध करता है। दोनों देशों ने मिलकर कई युद्ध अभ्यास भी किए हैं। तुर्की और पाकिस्तान एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। अगर अजरबैजान की बात करें तो इसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 देश एक आत्मा का नारा दिया जा चुका है कि पाकिस्तान और अजरबैजान 2 देश हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। तो सीरियस रूप से तीनों देश किसके साथ हैं? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ पड़ोसी देशों में से कोई भी अभी फिलहाल नहीं आया है, इस तरह का कोई बयान नहीं आया। अजरबैजान को 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में तुर्की का खुला समर्थन मिला था, और वहीं जो पाकिस्तान है उसने अजरबैजान का समर्थन किया था और करता रहता है, मतलब उसी के साथ रहता हो। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की ने ड्रोन, आधुनिक हथियार और रणनीतिक सहायता दी थी। तो अजरबैजान को आर्मेनिया के युद्ध में इसने उसको पूरी सहायता दी थी। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य सहयोग भी हालिया दिनों में बढ़ा है। दोनों देश आर्म्स डील के साथ साथ सैन्य अभ्यास के जरिए भी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। आर्म्स डील भी करते हैं, सैन्य अभ्यास भी करते हैं, तो हथियार भी खरीदते हैं और आपस में एक्सरसाइज भी करते हैं। जो भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ हैं सुशांत सरीन, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत के दोस्त और दुश्मन खुद को पहचान रहे हैं। चीन, तुर्की, अजरबैजान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में। तो ये हमारे सुशांत सरीन हैं, विशेषज्ञ हैं, भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ। इन्होंने बोला है कि तीनों देश किसके साथ जा चुके हैं? पाकिस्तान के साथ जा चुके हैं। इजराइल शायद भारत के साथ एकमात्र देश है। इन्होंने बोला है कि इजराइल अकेला देश है जो भारत के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान, हमें अपने अमेरिका के साथ देने पर भी भरोसा नहीं है। दूसरे देश जो हैं, अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो, ब्रिटेन हो, यहां तक कि रूस भी हेजिंग कर रहे हैं। ये भी अपना चुपचाप साइड में खड़े हैं, ये ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, वसुदैव कुटुंबकम, मूल रूप से हम ऐसे लोग हैं जो इतिहास से सीखने से इनकार करते हैं। हम हिस्ट्री से नहीं सीखते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि हम इतिहास से सीखने की कोशिश ही नहीं करते। सारे देश पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, अकेला आइडिया लगा रहे हैं कि इजराइल हमारे साथ है। अमेरिका, रूस, जो रूस हम अपना दोस्त मानते हैं, वो भी इस वाले युद्ध में, इस सिचुएशन में भारत का साथ नहीं दे सकता। हो सकता ये भी वजह हो क्योंकि वो यूक्रेन के साथ काफी दिनों से युद्ध में लगा हुआ है। पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जांच के रूप में रूस और चीन की भागीदारी चाहता है। जैसे अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, पाकिस्तान की तरफ से न्यूज आई थी कि हमारा हाथ पहलगाम हमले में बिल्कुल नहीं है, इंडिया चाहे तो इसकी जांच करा सकता है लेकिन खुद नहीं करेगा, उसमें चीन और रशिया को बीच में डाल सकता है। तो ये पाकिस्तान ने डिमांड भी की थी। रूसी सरकार द्वारा संचालित RIA नोवस्ती समाचार एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुझे लगता है कि रूस या चीन, यहां तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, यानी कि वो मीडिएटर की तरह काम कर सकते हैं और एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं जिसे काम सौंपा जाना चाहिए। और भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है भारत या मोदी, यानी कि खास तौर से ये झूठ बोल रहे हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय दल को पता लगाने दो कि झूठ है या सच है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतरराष्ट्रीय जांच कराने का प्रस्ताव रखा है। तो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है इंटरनेशनली इसको जांच होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय रूप से जांच होनी चाहिए। भारत खास तौर से मोदी गवर्नमेंट को कि वो झूठ बोल रहे हैं। मॉस्को स्थित स्वतंत्र अमेरिकी विश्लेषक एंड्रयू कोरिबको, इन्होंने कहा है न केवल पाकिस्तान ने भारत के जो आरोप है उनका खंडन किया है, जिसकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान तो खंडन करेगा ही, बल्कि शीर्ष अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से 2 अलग आत्म बदनाम करने वाले दावे भी किए हैं। तो पाकिस्तान इसको खंडन भी कर रहा है भारत के दावे को, और जो शीर्ष अधिकारी हैं वो आत्म बदनाम भी कर रहे हैं, ये अमेरिका के विशेषज्ञ कह रहे हैं। कश्मीर संघर्ष के बारे में किसी के विचार चाहे जो भी हो, पर्यटकों का नरसंहार करना आतंकवाद का एक निर्दिष्ट कृत्य है। हम सब मानते हैं कि जो भी हो ये जांच का विषय है, किसका हाथ है किसका नहीं है, कौन आतंकवादी थे, उनके पकड़ने का NIA का रोल है इसमें। लेकिन जो काम किया गया है बिल्कुल कायराना है, इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टूरिस्ट, निहत्थे टूरिस्ट, मासूम टूरिस्ट कहीं घूमने जाते हैं और उनको आप
किसी को मार के, किसी को धमका के, आतंक दिखा के अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो, ये एकदम जानवरों वाला काम है। ये खास तौर से जब धर्म के आधार पर होता है। धर्म के आधार पर चाहे मैं पहलू खान को मार दूं, धर्म के आधार पर चाहे मैं पहलगाम में किसी टूरिस्ट को उसका धर्म का नाम पूछ के उसको मार दूं, ये दोनों ही काम कायराना है। इनको पूरी तरह से मिटाना चाहिए। सरकार इसको एक कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं ये अनुमान लगाना कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, ये भी बातें निकल के आई थी। ये शर्म की बात है। दुनिया भर के सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करता है और चुपचाप आतंकवाद को उचित ठहराता है। बिल्कुल, अगर आप उनको प्रेज करते हो, जो लोग मार रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, और उसको अगर आप प्रेज करते हैं, उनको आप अगर सपोर्ट करते हैं, तो आप आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं। कोरिबको ने सबस्टैक नामक एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपने न्यूज लेटर में सारी बातें लिखी है। तो आतंकवाद को किसी भी सिचुएशन में और किसी भी तरह के आतंकवाद को समर्थन नहीं किया जा सकता है। पहलगाम हमला आपको पता ही है। ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन की मतलब उसको शामिल करने की बात कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। इसमें 26 लोग मारे गए थे, ज्यादातर पर्यटक थे, जिसमें आपको पता है एक वहां के निवासी थे। 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था, आप सब जानते हैं, और उसके बाद ये होने वाला सबसे बड़ा हमला है। प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए तैयबा को जानते हैं, वहां का एक ग्रुप है, इसके एक प्रतिनिधि हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। तो टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी कि हमने हमला किया है, कायराना हमला है, आतंकवादी हमला है, इसको जितनी जल्दी हो सकता है सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अपना रुख जाहिर भी कर दिया है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के जो गुनाहगार हैं और जो साजिश करता है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब देखना यह है कि हम किस तरह से कूटनीतिक चाल चलते हैं और किस तरह से हम जो आर्मी है हमारी, ये सेना है, वो किस तरह से इस पर एक्शन लेती है। भारत इजराइल के संबंध में अगर हम बात करें, क्योंकि इस टाइम ये आइडिया लगाया जा रहा है कि भारत के साथ सिर्फ इजराइल ही होगा, तो भारत के इजराइल के साथ संबंध कैसे हैं, कूटनीतिक संबंध कैसे हैं। 1950 में भारत ने इजराइल को एक आधिकारिक रूप से देश मान लिया था। 1950 में हमने मान लिया था, भारत वालों ने, कि इजराइल एक कंट्री है, देश है। लेकिन फिर भी हमारे जो राजनीतिक संबंध है वो 29 जनवरी 1992 से स्टार्ट हुए थे। 1992 से हमारे संबंध जो कूटनीतिक संबंध है वो स्टार्ट होते हैं। और दिसंबर 2020 तक भारत यूएन के 164 सदस्य देशों में से एक था, उसके इजराइल के साथ जो राजनयिक संबंध थे। यानी कि यूएन के 164 मेंबर्स में से एक इंडिया भी है, जिसके राजनयिक संबंध है किससे, इजराइल से। हमारे आर्थिक संबंध कैसे इजराइल से, भारत और इजराइल के बीच कोविड-19 में इससे पहले के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार था, वो 23 में जनवरी तक 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कोविड से पहले और 23 तक हमारा व्यापार उनके साथ बढ़ा है, 5 से पहुंच गया हम 7.5 तक। हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का 50% है, यानी कि जितना व्यापार हमारा इजराइल के साथ होता है उसमें से आधा, यानी कि 50% किससे है, हीरे का व्यापार हम करते हैं। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां। डाटा याद रखेंगे, एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है भारत, किसका, इजराइल का, और 7वां है पूरी दुनिया में। जो इजरायली कंपनियां हैं वो भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकी, इन सब में इन्वेस्ट करता है। और भारत में अनुसंधान और विकास केंद्र यानी कि उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है। जो एफटीए है, भारत मुक्त व्यापार समझौता, इसके करने के लिए इजराइल के साथ भी बातचीत चल रही है। रक्षा के क्षेत्र में हमारे कैसे संबंध है इजराइल से, भारत इजराइल से हथियारों का सबसे बड़ा आयातकों में से एक है, यानी कि हम इजराइल से जो हथियार खरीदे जाते हैं उनमें से सबसे बड़ों में से एक है। इसके वार्षिक हथियारों में निर्यात में लगभग 40% का योगदान है। जो इजराइल हथियार बेचता है उसमें से 40% तक लगभग किसके लिए, इंडिया के लिए हथियार बेचता है। और जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत जो श्रृंखला है उसको शामिल कर लिया है अपनी सेना में, हमारी सेना में, जिसमें फाल्कन का AWACS यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सर्चर सेकंड है, या इसमें हेरोन है, या हारोप है, ये ड्रोन है, सब इनको लेकर बराक मिसाइल, जितने भी ये सारे ड्रोन हैं, ड्रोन से लेकर मिसाइल तक, बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर
क्विक एक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली शामिल है। ये सब हमने कहां से लिया है? इजराइल से लिया है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWG 2021 की बैठकों में देशों ने सहयोग के नए क्षेत्र को पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। मतलब रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। किससे? इजराइल से। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है इजराइल हमारा साथ देगा। कृषि में 21 में कृषि सहयोग के विकास के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 2021 में। तो कृषि में भी इजराइल हमारी हेल्प करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना और जो COE है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उनके मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियां और उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनसे भी सहयोग लेना इसमें हमारी कूटनीति है, चाल है, ये कूटनीतिक चाल आप कह सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो इजराइल के स्टार्टअप नेशनल सेंट्रल तथा आईक्रिएट और TIE यानी कि टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो कृषि में हो, डिफेंस में हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो, बिजनेस हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, सब में हमारा साथ दे रहा है इजराइल। और ये कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ये सारा डेटा आपके काम का है। 2022 में दोनों देशों ने भारत इजराइल औद्योगिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार निवेश यानी कि I4F के दायरे को बढ़ाया है। इसमें अक्षय ऊर्जा तथा ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इस जैसे क्षेत्रों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक संस्थाओं की भागीदारी में वृद्धि शामिल है। इतने लेवल पर इजराइल अभी फिलहाल हमको हेल्प कर रहा है। जो I4F है, इसमें लक्षित क्षेत्र फोकस सेक्टर जो है उसमें समस्याओं का समाधान करने के लिए इजराइल और भारतीय उद्यमों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल को प्रोत्साहित करना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करने के लिए दोनों देशों के बीच साझेदारी है। इतने सारे लेवल पर इजराइल हमको हेल्प कर रहा है और इसमें हमारी साझेदारी इजराइल के साथ है। बाकी इजराइल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है या ISA उसमें शामिल हो रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में अपने सहयोग को बढ़ाएगा। यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें अपने सहयोग को बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदार बनाना दोनों देशों के उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। तो दोनों देशों के उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे अभी तक हमको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये हमको गैस वगैरह, ये जो सऊदी अरब है, अरब कंट्रीज हैं, उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन इससे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, इस वजह से इजराइल नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारा साथ दे रहा है। तो इजराइल का मैप आपने देखा होगा, यह है इजराइल देश। यहाँ पर जॉर्डन है, इसके ये तेल अवीव वाला एरिया है जहां पर लड़ाई वगैरह चल रही, काफी चीजें सुनते रहते होंगे। ये गाजा वाला एरिया है, तेल अवीव, गाजा, इन पे काफी वो सब आप उसमें सुनते रहते होंगे न्यूज में। मुद्दा ये नहीं है आज। तो आज का सेशन इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। भारत के पास कितने हथियार हैं, भारत के पास कितनी पावर है, पाकिस्तान के पास कितनी पावर है, उसके पास कितने हथियार हैं, उसका साथ कौन देगा, इन सबको मिक्स करके अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको पता लगेगा हमारे पास हम कितने पावरफुल हैं, पाकिस्तान हमारे सामने कितनी देर टिक पाएगा। तो यहां आज आपको समझ आ गया होगा हमारे पड़ोसी देशों में से अभी किसी ने भी हमारे साथ आने की बात नहीं की है। उधर अमेरिका भी, जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी आदत है इधर लोगों को भड़काएगा और दूसरी जगह जाके खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल सिर्फ इजराइल हमको दिख रहा है कि हमारे साथ आके खड़ा होगा, बाकी देश हमको नहीं दिख रहे हैं। आगे क्या सिचुएशन बनेगी वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।